हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूं और बहुत मज़े में हूं। और इतनी अच्छी बात के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 6th चैप्टर ऑफ स्नैपशॉट्स बुक, जो कि है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड बाय अमिताव घोष। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये अमिताव घोष की नहीं है, ये है आगा शाहिद अली की पिक्चर। और इससे पहले मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू दूं, मैं आपको चैप्टर का टाइटल एक्सप्लेन करती हूँ। घाट। अब घाट का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स द बैंक ऑफ द रिवर। जो नदी का तट होता है, जो नदी का किनारा होता है, उसे हम कहते हैं घाट। यानी जहाँ पे नदी एंड हो जाती है और जहाँ से मेन लैंड, हमारा ज़मीन स्टार्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं घाट। तो द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि इस दुनिया में हर इंसान को घाट तक पहुंचना है, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी जीकर अपनी डेथ को फेस करना है। तो जो डेथ है, यानी कि आपकी नदी का घाट से उसको कंपेयर किया गया है कि आप घाट पे पहुंच गए, यानी कि अब आपकी जर्नी यहाँ पे ख़त्म, आपने पूरी ट्रैवलिंग कर ली है। और ये जो है, ये एक पोम है जो लिखी गई है एक पोएट द्वारा। और कौन से पोएट? आगा शाहिद अली। अब ओवरव्यू समझते हैं और इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं आपको चैप्टर का। इस चैप्टर में दो फ्रेंड्स की स्टोरी है। एक है आगा शाहिद अली, जिनकी पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, और दूसरी है ये जो पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये है अमिताव घोष, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। बेसिकली ये चैप्टर कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि एक मेमोयर है। मेमोयर यानी जब आप कोई लेख लिखते हो किसी की मेमोरी में या किसी की याद में, तब आप उसे मेमोयर कहते हो। तो बेसिकली ये चैप्टर एक मेमोयर है जो अमिताव घोष ने लिखा है आगा शाहिद अली की याद में, क्योंकि आगा शाहिद अली जो है, उनकी डेथ हो गई है और दोनों फ्रेंड्स थे। तो जब आगा शाहिद अली को पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया है और ये बीमारी उनको डेथ तक लेकर ही जाएगी और वो ठीक नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने अपने फ्रेंड अमिताव से रिक्वेस्ट करी कि मेरी डेथ के बाद तुम मेरा एक काम ज़रूर करना, तुम मेरे बारे में कुछ लिखना, यानी मेरे बारे में किताब लिखना। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आगा शाहिद अली को ये बात पता है कि एक इंसान के बातें, यादें सब इंसान भूल जाते हैं, लेकिन उनकी डेथ के बाद भी अगर किसी को आप याद रख सकते हो, तो वो एक ही तरीका, अगर उसके बारे में किताब लिख जाए, उसके बारे में कोई लेख लिख जाए, तो वो इंसान लिव्स फॉर एवर। तो इसीलिए आगा शाहिद अली ने रिक्वेस्ट करी अपने फ्रेंड अमिताव घोष को कि तुम मेरे बारे में लिखो। और क्यों रिक्वेस्ट करी? क्योंकि वो उनके फ्रेंड हैं और क्योंकि उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानते थे, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि चलो। पहले तो अमिताव घोष मान नहीं रहे थे कि कैसे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि अरे मैं अपनी फ्रेंड की डेथ कैसे एक्सेप्ट करूँ और उसको कैसे बोलूँ कि हाँ डेथ के बाद मैं तुम्हारे लिए लिख लूँगा। तो वो थोड़े से रेजिस्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में, बट देन किसी तरह कमांड दे के, मना के, ऑर्डर दे के जो आगा शाहिद अली हैं, उन्होंने अपने फ्रेंड अमिताव को मना लिया उनके बारे में लिखने के लिए। अब जो आगा शाहिद अली हैं, ये बेसिकली कश्मीरी हैं, कश्मीर से बिलोंग करते थे और कश्मीर के एक्सपैट्रिएट हैं, यानी कि अपनी कंट्री छोड़ के जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाके फाइनली सेटल हो जाते हो, तो आप वहाँ के एक्सपैट्रिएट हो जाते हो। तो वो कश्मीर के एक्सपैट्रिएट थे और वहाँ रहते थे यूएसए में। और लेकिन फॉरेन में रहने के बाद भी उन्होंने अपनी रूट्स, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वो कश्मीरी फूड, कश्मीरी ट्रेडिशन सबको बहुत याद करते थे। आगा शाहिद अली एक मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने हमेशा हर रिलीजन को अपने साथ जोड़ के रखने की कोशिश करी, चाहे वो हिंदूज़ हो, चाहे वो बंगालीज़ हो, या कोई भी रिलीजन हो। हम इस चैप्टर में काफ़ी सारे इंस्टेंसेस, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हमें इन बातों का पता चलेगा। नाउ लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, रिटन बाय अमिताव घोष, इज अ प्रॉमिस फुलफिल्ड बाय अ फ्रेंड। तो ये जो चैप्टर है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये अमिताव घोष ने लिखा है और एक प्रॉमिस किया था उन्होंने अपने फ्रेंड आगा शाहिद अली की डेथ से पहले कि ठीक है, मैं तुम्हारी डेथ के बाद तुम्हारे बारे में कुछ लिखूंगा। तो बस इसीलिए उन्होंने ये मेमोयर यानी उनकी याद में ये लिखा है चैप्टर। बिफोर कैंसर टुक हिम टोटली एंड कंज्यूम शाहिद्स लाइफ, ही मेड द ऑथर प्रॉमिस हिम टू राइट अबाउट हिम आफ्टर ही डाइड। तो उनको कैंसर हो गया था और कैंसर उनकी लाइफ को बिल्कुल कंज्यूम कर गया, यानी उनको पूरी तरीके से खा गया, उनकी पूरी जान ले ली। किसकी? शाहिद अली की। तो उन्होंने उससे पहले ही, जब उन्हें पता चल गया था कि भाई मैं मरने वाला हूँ, उन्होंने अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट करी कि तुम मेरे बारे में लिख लेना। द लेसन रिवॉल्व्स अराउंड शाहिद। जो लेसन है वो शाहिद के बारे में चलेगा पूरा। वॉट ही लाइक्ड एंड हाउ ही लिव्ड हिज लाइफ,
क्या शाहिद अली को पसंद था, क्या नहीं पसंद था, वो अपनी लाइफ कैसे जीता था। शाहिद अली एक बहुत जिंदा दिल इंसान था। सबसे पहले तो मैं बता दूं क्यों, क्योंकि उनको उनकी डेथ के बारे में भी पता चल गया ना, उसके बाद भी वो कभी डिप्रेस नहीं रहते थे। उनके घर में हमेशा पार्टीज होती रहती थी, लोग आते थे, खाना पीना बनता रहता था, एंड वो एक बहुत मस्त इंसान थे। तो डेथ की वजह से इन्होंने अपने आप को कभी डिप्रेस नहीं किया। एज इफ इट वर अ सेलिब्रेशन, उनकी लाइफ हमेशा एक सेलिब्रेशन की तरह थी। इवन आफ्टर ही वॉज डायग्नोस्ड बाय द डिजीज, जब उनको डिजीज के बारे में, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में अपने लिए पता चला, उसके बाद भी वो एक हर दिन अपना सेलिब्रेशन जैसे जीते थे। कभी भी रोकर अपनी लाइफ उन्होंने नहीं जी। Now let's begin with the lessons explanation in detail. A dying man, an expatriate from Kashmir, asks the author to write something about him after he is gone. The following piece is what Amitav Ghosh wrote to keep his promise. तो ये जो following piece है, ये जो पूरा मेमोयर चैप्टर है, ये अमिताभ घोष ने अपने फ्रेंड की डेथ के बाद लिखा है। और वो फ्रेंड जो कि डाइंग मैन था, यानी कि उसको पता चल गया था कि उसकी डेथ होने वाली है कैंसर की वजह से। और वो कौन थे? वो एक एक्सपैट्रिएट है, यानी अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर ओन कंट्री, यानी कि वो कश्मीर के थे, इंडिया से बिलोंग करते थे और यूएसए में जाके सेटल हो गए थे, तो वो वहीं रहते थे। तो वो एक्सपैट्रिएट थे कश्मीर के, और उन्होंने अपने ऑथर अमिताभ घोष अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट करी कि आफ्टर ही इज गॉन, यानी उनकी डेथ के बाद वो उनके बारे में कुछ लिखें। The first time that Agha Shahid Ali spoke to me about his approaching death was on 25th April 2001. अब ये मी कौन है? ये अमिताभ घोष है। अब ये जो पूरा चैप्टर है ये अमिताभ घोष बता रहे हैं हमें, तो बेसिकली वो ही नरेट कर रहे हैं, वो पूरा नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि पहली बार जब आगा शाहिद अली ने मुझे यानी अमिताभ घोष को अपनी अप्रोचिंग डेथ यानी कि आने वाली मौत के बारे में बताया था, वो डेट थी 25 अप्रैल 2001। द कॉन्वर्सेशन बिगैन रूटीनली। अमिताभ घोष ने कॉल किया था किसको? आगा शाहिद अली को, और फोन कॉल पे ही इनकी पूरी बात हो रही थी रूटीनली, यानी नॉर्मली उनकी कॉन्वर्सेशन, बातचीत स्टार्ट हुई फोन पे। I had telephoned to him to remind him that we had been invited for a friend's house for lunch and that I was going to come by his apartment to pick him up. तो अमिताभ ने कॉल करके बोला शाहिद को कि हमें एक किसी फ्रेंड ने इनवाइट किया है लंच के लिए, तो मैं आ जाता हूँ तुम्हें पिक करने तुम्हारे अपार्टमेंट, तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे, एंड उसके बाद हम साथ में उस फ्रेंड के यहाँ चल देंगे। Although he had been under treatment for cancer for some 14 months. अब आगा शाहिद अली कैंसर के ट्रीटमेंट से कुछ लास्ट 14 मंथ्स से ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन उन्होंने अभी ये बात किसी को बताई नहीं थी, अमिताभ को भी नहीं बताई थी। शायद वो स्टिल ऑन हिज फीट, यानी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था कैंसर का, और अभी भी वो अच्छे खासे अपने पैरों पे खड़े थे। एंड परफेक्टली लूसिड यानी अंडरस्टैंडेबल, यानी अभी ऐसा नहीं था कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था या उनके दिमाग में कुछ दिक्कत आ गई थी, उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा था, एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल लैप्सेस ऑफ मेमोरी। ओकेजनल यानी कभी कभी कोई चीज़ भूल जाते थे, ऐसा होता था क्योंकि उनको ब्रेन ट्यूमर था, दिमाग में था, कैंसर था। तो वो कह रहे थे कि वो अभी भी अपने पैरों पे खड़े थे, चीज़ें उनको समझ में आ रही थी, भले ही उनका 14 मंथ से ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन फिर भी बेटर कंडीशन में थे। बस कभी कभी लैप्स ऑफ मेमोरी हो जाते थे, यानी कभी कभी कोई चीज़ें भूल जाते थे। I heard him thumbing through his engagement book and then suddenly he said, engagement book क्या होती है? शेड्यूल बुक है। एक लोगों के पास शेड्यूल बुक होती है जिसमें उनका पूरा लिखा रहता है कि इस डेट पे, इस टाइम पे हम ये करेंगे, इस टाइम पे हमें यहाँ जाना है, इस टाइम पे हमारी ये मीटिंग है, इस टाइम पे हमारा किसी के साथ अपॉइंटमेंट है, तो इसे हम एंगेजमेंट बुक कहते हैं। तो अमिताभ ने फ़ोन पे सुना कि उन्होंने अपनी थंब किया, यानी कि अपनी एंगेजमेंट बुक बंद करी और बोला, Oh dear, I can't see a thing. There was a brief pause and then he added, I hope this doesn't mean that I'm dying. उनको कुछ समझ में नहीं आया शायद को कि वो क्या बोलें, और उन्होंने अपनी एंगेजमेंट बुक बंद करते हुए बोली कि थोड़ा ब्रीफली पॉज लिया, यानी 2 मिनट चुप हुई, और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी डेथ होने वाली है। पहली बार इस तरीके से आगा शाहिद अली ने अमिताभ को अपनी डेथ के बारे में फ़ोन पर बताया कि सडनली उसने अपनी बुक बंद करी और बोला मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं मरने वाला हूँ। Although Shahid and I had talked a great deal over the last many weeks, I had never before heard him touch on the subject of death. अब अमिताभ कह रहे हैं
कि शाहिद और मैं पिछले कई हफ्तों से अच्छे से बात कर रहे हैं, बढ़िया बात कर रहे हैं, उसने तो कभी इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी डेथ जैसे ऐसे टॉपिक के बारे में कभी बात ही नहीं करी मुझसे। आई डिड नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। अब जैसे ही उन्होंने बोला कि कहीं मेरी डेथ तो नहीं होने वाली, शाहिद को अमिताभ को समझ ही नहीं आया कि मैं इस बात पे कैसे रिस्पॉन्ड करूं, कैसे रिएक्ट करूं, क्या बोलूं मैं इसको। His voice were completely at odds with the content of what he had just said, light upon the point of jocularity. At odds का मतलब क्या होता है? At odds यानी in conflict at variation, यानी कि जो आप बोल रहे हो, जिस टॉपिक के बारे में आप बोल रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेथ, और जिस तरीके से आप उसको बोल रहे हो वो जोक्युलैरिटी में बोल रहे हो, यानी कि जोक के फॉर्म में बोल रहे हो। तो वो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक डेथ के बारे में बोल रहा था, लेकिन किस तरीके से बोल रहा था? जोक फॉर्म में, मजाक करते फॉर्म में बोल रहा था। तो अमिताभ को समझ ही नहीं आया कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है कि सही में सीरियस है कि हाँ भाई इसकी डेथ होने वाली, इसको कोई बीमारी है। आई मम्बल्ड समथिंग इनॉक्यूअस। मम्बल्ड यानी कि से समथिंग मेकिंग इट डिफिकल्ट टू, यानी अपने अंदर मुड़ 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 धीरे धीरे अपने अंदर बोल दिया और सामने वाले को सुनाई नहीं दे। इनॉक्यूअस का मतलब होता है नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव, यानी ऐसे जो किसी को कोई चीज़ हार्म ना करे। तो उसने मम करके मुड़ 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 करके मम्बल करा, किसने? अमिताभ ने, मन ही मन में, और कुछ ऐसी चीज़ बोली जो ऑब्वियसली उसको हार्म नहीं करेगी। किसको? शाहिद अली को। और उन्होंने बोला फिर, नो शाहिद, ऑफ कोर्स नॉट, यू विल बी फाइन। उसने बोला अपने फ्रेंड को, शायद नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम्हारी डेथ होगी, तुम ठीक हो जाओगे। ही कट मी शॉर्ट। और वो भी बात ही कर रहे थे अमिताभ, शाहिद अली ने उनको कट किया, यानी उनकी बात को काटते हुए, रोकते हुए कहा, इन अ टोन ऑफ वॉइस दैट वाज एट वंस क्विजिकल एंड डायरेक्ट। क्विजिकल यानी इंडिकेटिंग माइल्ड और अम्यूज्ड पजलमेंट। थोड़ा सा उसने कंफ्यूज होके कंफ्यूजन फॉर्म में बोला, व्हेन इट हैपेंस आई होप यू विल राइट समथिंग अबाउट मी। तो थोड़ा कंफ्यूज होके अमिताभ की बात को काटते हुए आगा शाहिद अली बोलते हैं कि अगर जब होगा ऐसा, जब मेरी डेथ होगी, तो आई होप तुम मेरे बारे में कुछ लिखोगे। तो वो अपने फ्रेंड से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम मेरी डेथ के बाद लिखो, क्योंकि इस स्टेटमेंट से हमें समझ में आ रहा है कि आगा शाहिद अली को पक्के से पता चल गया था कि उनकी डेथ होगी, वो ठीक नहीं हो पाएंगे। आई वॉज शॉक्ड इनटू साइलेंस। अब ये बात सुन के अमिताभ शॉक में आकर बिल्कुल साइलेंट हो गए कि शिट, मतलब ये बिल्कुल सही बात है, ये मजाक नहीं कर रहा है कि डेथ होगी मतलब इसकी। And a long moment passed before I could bring myself to say that things that people say on such occasions. उसके बाद इस तरीके के ओकेजन्स में जब कोई आपको अपनी डेथ के बारे में बता रहा है, अमिताभ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो शॉक में था लिटरली। फिर उन्होंने अपने आप को गैदर किया, अपने दिमाग को शांत किया, एंड वो बोलने की कोशिश करी जो लोग इस तरीके के मोमेंट्स पर बोलते हैं। शाहिद, यू विल बी फाइन, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। तो उन्होंने क्या बोला अपने फ्रेंड को कि शाहिद तुम स्ट्रॉन्ग रहो, तुम ठीक हो जाओगे जल्दी। फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी आई कुड सी अ कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग इन विच ही लिव्ड। तो अब इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि आगा शाहिद अली और अमिताभ घोष दोनों पास ही में रहते थे, यानी एक ही लोकेलिटी में रहते थे, क्योंकि अमिताभ घोष की विंडो से, स्टडी की विंडो से, यानी जहाँ पे उनका स्टडी रूम था, वहाँ की विंडो से उनको वो बिल्डिंग का कॉर्नर दिखाई देता था जहाँ पे आगा शाहिद अली रहते थे। सम 8 ब्लॉक्स अवे, तो कुछ ऐसे 8 ब्लॉक्स थे, ऐसे 8 बिल्डिंग्स दूर तो उन लोगों का इस तरीके से ऐसे अपार्टमेंट्स थे। इट वॉज जस्ट अ फ्यू मंथ्स सिंस ही मूव्ड देयर। ही हैड बीन लिविंग अ फ्यू माइल्स अवे इन मैनहट्टन व्हेन ही हैड अ सडन ब्लैकआउट इन February 2000। तो यहाँ पे अमिताभ बता रहे हैं कि सबसे पहले आगा शाहिद अली जो है वो मैनहट्टन नाम की जगह पे रहते थे, लेकिन February 2000 में उनका एकदम सडन ब्लैकआउट हो गया। सडन ब्लैकआउट होना यानी आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अनकॉन्शियस होना, चक्कर आ जाना, ऐसा हुआ। और उनको पता चला उनके डिजीज़ के बारे में। तो वो कहाँ शिफ्ट होके आ गए? यहाँ अमिताभ घोष के पास, और वहीं पे ब्रुकलिन नाम की जगह पे, पहले मैनहट्टन में रहते थे, फिर ब्रुकलिन में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वहाँ पे अमिताभ घोष पास में थे, और आगा शाहिद अली की जो छोटी सिस्टर है समीता, वो भी वहीं रहती थी। तो उसको लगा मेरा फ्रेंड, मेरी सिस्टर पास में, तो मैं यहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो एटलीस्ट दे विल बी द नियरेस्ट पीपल टू हेल्प मी आउट। आफ्टर टेस्ट रिवील दैट ही हैड मिलिगन ब्रेन ट्यूमर, जैसे ही उनका ब्लैकआउट हुआ February 2000 में, उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए अपने, और उनको पता चला कि उनको मिलिगेंट ब्रेन ट्यूमर है। मिलिगेंट यानी एक ऐसा डेंजरस
बीमारी जो अनकंट्रोलेबल है, जो रुकेगी नहीं, वो है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ब्रुकलिन में आके रहता हूँ, जहाँ पे अमिताभ घोष और उनकी छोटी सिस्टर समीता रहती है। अब समीता क्या करती है? समीता टीचर्स एट द प्रैट इंस्टीट्यूट अ फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर आई लिव। तो ब्रुकलिन की जो स्ट्रीट में जहाँ पे अमिताभ रहते हैं, उससे कुछ ब्लॉक्स दूर ही जो उनकी छोटी सिस्टर समिता है, वो एक प्रैट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है। यानी कि बेसिकली उनकी छोटी सिस्टर एक टीचर है जो कि वहीं है। तो बेसिकली ब्रुकलिन नाम की जगह पे अमिताभ घोष रहते हैं। कुछ ब्लॉक्स 8 ब्लॉक्स दूर किसका अपार्टमेंट है? आगा शाहिद अली का। वहीं पास में उनकी बहन भी रहती है और उनकी बहन का जो इंस्टीट्यूट है जहाँ वो पढ़ाती है वो भी वहीं है। तो सब बेसिकली आस पास हैं। तो शाहिद अली को एक सपोर्ट था कि फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सिस्टर है, आस पास ही सब रहते हैं उनकी डिजीज के टाइम पे। शायद इग्नोर माई रीअश्योरेंसेस। तो जो अमिताभ घोष हैं वो बार बार रीअश्योरेंस देते रहते शायद को कि अरे नहीं नहीं टेंशन मत लो, यू विल बी फाइन, ठीक हो जाओगे, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन उसने सब इग्नोर कर दिया अमिताभ घोष की इन बातों को, क्योंकि उसको पता था कि इन अश्योरेंसेस का, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, मेरी तो डेथ होने वाली है। उसको डॉक्टर्स ने तो बोल दिया था कि बस आपकी अब डेथ का टाइम नियर है, आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। He began to laugh and it was then I realized that he was dead serious. वो हंसने लग गई ये बातें सुन के। कौन? शायद कि अरे मत करो, मत बोलो मुझसे ये सब बातें, ये सब किसी मतलब का नहीं है, मुझे पता है मेरी डेथ होने वाली है। तो तब समझ में आया अमिताभ घोष को कि माई गॉड ही इज डेड सीरियस, यानी वो सीरियस है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। आई अंडरस्टूड दैट ही वॉज इंट्रस्टिंग मी विथ क्वाइट स्पेसिफिक चार्ज। तो यहाँ पे अमिताभ घोष समझ गए कि वो इंट्रस्ट कर रहा है, यानी कि शाहिद अली जो है वो अमिताभ घोष में यकीन है कि वो शायद इनके बारे में कुछ लिखेंगे। He wanted me to remember him not through the spoken recitatives of memory and friendship, but through the written word. Recitatives यानी कि जो डायलॉग्स और कॉन्वर्जेशंस होते हैं। तो वो समझ गए अमिताभ घोष की जो आगा शाहिद अली हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी डेथ के बाद अमिताभ घोष या दुनिया उनको उनके रेसिटेटिव्स यानी बातों से, डायलॉग्स या फ्रेंडशिप से याद रखे, बल्कि कुछ उनके बारे में रिटन रिकॉर्ड हो उससे याद रखे। वो चाहते थे कि उनके बारे में कोई किताब लिखी जाए जिसे सब पढ़ें और आगा शाहिद अली को जाने। शायद knew all too well that for these writers for whom things become real only in the process of writing, there is an inbuilt resistance to dealing with loss and bereavement. Bereavement यानी loss, deprivation, grief या sorrow या दुख। तो यहाँ पे अमिताभ घोष बता रहे हैं कि आगा शाहिद अली को ये बात पता थी कि अगर कोई राइटर या लेखक किसी के बारे में लिख रहा है तो वो अच्छा और रियलिस्टिक तभी लिख सकता है जब राइटर खुद उस पेन से, उस तकलीफ से, उस सौरों से गुजरा है, उस सैडनेस से गुजरा है। इसीलिए आगा शाहिद अली ने अमिताभ घोष को रिक्वेस्ट किया कि तुम मेरे बारे में लिखोगे, क्योंकि उसको पता था कि मेरी डेथ के बाद मेरे फ्रेंड अमिताभ घोष को बहुत दुख होगा और वो इस तकलीफ से गुजरेगा मेरी डेथ के बाद। और वो क्योंकि तकलीफ से गुजरा है तो वो जब लिखेगा तो उसकी राइटिंग्स में बहुत रियलिज्म होगा, बहुत रियलिटी होगी और दुख जो है झलकेगा, तो बेस्ट लिखेगा वो जो भी लिखेगा। इसीलिए उन्होंने अमिताभ घोष को रिक्वेस्ट की लिखने के लिए। He knew that my instincts would have led me to search for reasons to avoid writing about his death. He कौन? शाहिद अली। तो आगा शाहिद अली को पता था कि अमिताभ घोष कुछ ना कुछ रीजंस देंगे ना लिखने के, क्योंकि ऑब्वियसली वो कैसे लिखे, वो कैसे बोले कि हाँ ठीक है तुम्हारी डेथ के बाद मैं लिख लूँगा, वो कैसे एक्सेप्ट करे कि मेरे फ्रेंड की डेथ हो रही है। तो उसको तो आगा शाहिद अली, अमिताभ घोष कह रहे हैं कि आगा शाहिद अली को पता था कि मैं कुछ ना कुछ रीजंस दूंगा, और रीजंस में क्या दूंगा? आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ दैट आई वॉज नॉट अ पोएट। तो वो क्या रीज़न दे सकते होंगे आगा शाहिद अली को ना लिखने के लिए कि अरे मैं कोई पोएट थोड़ी हूँ, मैं कोई कवि थोड़ी हूँ, तुम मुझे मत बोलो लिखने के लिए। दैट आर फ्रेंडशिप वॉज अ रीसेंट डेट। और वो ये रीज़न भी दे सकते थे शाहिद अली को कि अरे हम लोग कोई बहुत पुराने दोस्त थोड़ी, कुछ रीसेंट, कुछ फ्यू मंथ्स या 1-1.5 साल पुराने ही फ्रेंड्स हैं, मुझे तुम्हारे बारे में क्या ही पता होगा। That there were many others who knew much better and would be writing for greater understanding and knowledge. या वो ये रीज़न दे सकते थे शाहिद अली को कि मुझसे भी ज़्यादा कोई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे बारे में तुम्हारे बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वो बेटर लोग होंगे, वो राइटर्स अच्छे होंगे तुम्हारे बारे में लिखने के लिए। तो शाहिद अली को ये समझ में आ गया था कि अमिताभ घोष उनको ये सारे रीजंस दे सकते हैं ना लिखने के। इसीलिए
ऑल दिस शायद हैड गेस्ट, शायद ने ये पहले गेस्ट कर लिया था कि अमिताभ मुझे रीजन देगा कि अभी अभी हमारी दोस्ती हुई है, मैं पोएट नहीं हूँ, या दूसरे लोग तुम्हें ज़्यादा अच्छे से जानते हैं मुझसे। तो उन्होंने ये चीज़ गेस कर ली शायद ने, एंड ही हैड डिसाइडेड टू शट ऑफ दोज रूट्स वेल देयर वर स्टिल टाइम। तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी अमिताभ की, और उनकी बात को सिर्फ कमांड दिया, उनको बोला यू मस्ट राइट अबाउट मी। तो उन्होंने बस एक स्टेटमेंट दिया अमिताभ को कि नहीं, यू मस्ट राइट अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में लिखना होगा और तुम ही लिखोगे। तो बस जब फ्रेंड ने बोल दिया तो अमिताभ घोष के पास कोई चॉइस नहीं थी, और उन्होंने वहां पे डिसाइड किया कि ठीक है, आई विल राइट समथिंग अबाउट यू आफ्टर योर डेथ। Clear though it was that his imperative would have to be acknowledged, I could think of nothing to say. What are the words in which one promises a friend that will write about him after his death? Imperative का मतलब an authoritative command, तो बस एक कमांड, एक ऑर्डर दे दिया शाहिद ने अमिताभ को, इसलिए उनके पास कोई चॉइस नहीं थी और हाँ बोल दिया। और वो कहते हैं अमिताभ की वो कौन से शब्द हैं जिसमें मैं अपने दोस्त से ये बोलूँ कि हाँ ठीक है, तुम्हारी मौत के बाद, तुम्हारी डेथ के बाद मैं तुम्हारे बारे में लिखूंगा। उन्हें लिखना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डेथ के बाद उनके लिए लिखना और एक्सेप्ट करना पहले से ये चीज़ उनके लिए डिफिकल्ट थी। किसके लिए? अमिताभ के लिए। फाइनली आई सेड शाहिद आई विल डू द बेस्ट आई कैन। तो उन्होंने बहुत भारी मन से उन्होंने शाहिद को बोला ठीक है शाहिद, मैं तुम्हारे लिए लिखूंगा और जो बेस्ट होगा वो लिखूंगा तुम्हारे लिए। बाय द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई हैड टू डू। तो वो लोग अभी भी टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन पे थे, और कॉन्वर्सेशन खत्म होने तक फाइनली अब तक अमिताभ को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। आई पिक्ड अप माई पेन, नोटेड द डेट एंड रोट डाउन एवरीथिंग आई रिमेंबर्ड ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। तो अमिताभ घोष ने उसी वक्त अपनी पेन उठाई और वो सारी कॉन्वर्सेशन में जो भी उन्होंने बात करी, जो भी कॉन्वर्सेशन की डिटेल्स थी वो लिखकर उन्होंने रख ली। क्यों? क्योंकि अब उनको उनके बारे में किताब लिखनी थी। तो बेसिकली अमिताभ का काम यहीं से स्टार्ट होता है कि उनके बारे में और जाने और उनसे कॉन्वर्सेशन करें, ताकि वो बुक्स में वो सब चीज़ें मेंशन कर पाएँ। ऑल्सो हर चीज़ को रिकॉर्ड करके लिखें जो मेंशन करी जाएंगी बुक्स में। तो अमिताभ ने अपना काम अभी से ही स्टार्ट कर दिया था। दिस आई कंटिन्यू टू डू फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और आने वाले कई मंथ्स तक उन्होंने ऐसे ही शाहिद अली से बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस करी, उसके बारे में चीज़ें रिकॉर्ड करते रहे। इट इज़ दिस रिकॉर्ड दैट हैड मेड पॉसिबल he made it possible for me to fulfill the pledge I made that day. प्लेज का मतलब क्या होता है? जब आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हो। तो कहता है इन्हीं रिकॉर्ड्स की वजह से जो मैंने प्लेज किया था शाहिद से, जो प्रॉमिस किया था, वो आज मैं फुलफिल कर पाया हूँ, यानी कि ये बुक लिख पाया हूँ उसके बारे में, चैप्टर। आई न्यू शाहिद्स वर्क लॉन्ग बिफोर आई मेट हिम। तो अब यहाँ पे अमिताभ बता रहे हैं कि जब मैं शाहिद से मिला भी नहीं था, उससे पहले से मैं उसके काम को पढ़ चुका था। क्योंकि आगा शाहिद अली कौन थे? एक बहुत रिनाउंड, बहुत फेमस पोएट, राइटर, ऑथर रह चुके हैं। तो वो कहते हैं मैंने उसके कई सारी बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, और मैं उससे जब मिला भी नहीं था, जब मेरी उससे फ्रेंडशिप भी नहीं होती, मैंने उसके काम को काफ़ी पढ़ रखा था। His 1997 collection, The Country Without a Post Office, had made a powerful impression on me. तो वो कहते हैं कि एक पोम जो लिखी थी किसने? आगा शाहिद अली ने, जिसका नाम था द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। कह रहे हैं कि उन्होंने जो ये पोएम लिखी थी इसका मेरे ऊपर बहुत काफ़ी प्रभाव डला है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में बात हुई है। तो यही बता रहे हैं हमें अमिताभ। हिज वॉइस वॉज लाइक नन आई हैड एवर हर्ड बिफोर, एट वंस लिरिकल एंड फियर्सली डिसिप्लिन्ड, इंगेज्ड एंड येट डीपली इनवर्ड। तो अब ये वॉइस कौन सी बात हो रही है? ये आगा शाहिद अली की आवाज़ की बात नहीं हो रही। ये आवाज़ का मतलब ये है कि जो उन्होंने पोम लिखी थी द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, इसमें जो उन्होंने लिखा था वो ऐसा लिखा था कि अमिताभ घोष ने अपनी लाइफ में कभी ऐसा पढ़ा नहीं था, क्योंकि इतना इम्पैक्टफुल था, उन पर इतना इम्प्रेशन डाला उनकी राइटिंग्स ने। तो वो बता रहे हैं कि ये पोम, ये जो वो एक पोम थी, काफ़ी लिरिकल थी, फियर्सली डिसिप्लिन, यानी बहुत पावरफुल तरीके से इसमें लिखा गया था। इसमें कश्मीर के वायलेंस के बारे में टॉपिक्स उठाए गए, तो काफ़ी पावरफुल कंटेंट था इनकी पोम में। इंगेज, यानी जो भी रीडर पढ़ेगा इनकी इस पोम को वो इंगेज रहेगा, यानी बोर नहीं होगा। एंड येट डीपली इनवर्ड, यानी कि दिल को छू जाएंगे इस पोम के वर्ड्स। तो ये सब आगा शाहिद अली ने लिखा था अपनी पोम में, जिसका बहुत भारी प्रभाव, बहुत इंप्रेशन डाला किसके ऊपर? अमिताभ घोष के ऊपर। Not for him, the mock casual, almost prose of so much contemporary poetry.
हिज वॉज अ वॉइस दैट वॉज नॉट अशेम्ड टू स्पीक इन अ बार्डियक रजिस्टर। अब कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? पीपल लिविंग इन द सेम टाइम, जो लोग एक समय में एक एज में सब एक साथ रहती है, जो जनरेशन, उसे हम कंटेम्प्रेरी या कंटेम्प्रेरीज कहते हैं। जैसे आप लोग, हम लोग सब एक टाइम पर एक साथ रह रहे हैं, तो हम लोग कंटेम्प्रेरीज हैं, यानी एक एज में हैं। और बार्ड्स कौन होते हैं? बार्ड्स का मतलब होता है पोएट्स। पोएट्स को हम बार्ड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं टू स्पीक इन अ बार्डियक रजिस्टर, इसका मतलब होता है अ पोएटिक स्टाइल, क्योंकि बार्ड्स होते हैं पोएट्स। तो बार्डियक रजिस्टर में बोलना यानी इस तरीके से बोलना जो एक पोएट, एक कवि जिस तरीके से बोलता है पोएटिक स्टाइल में, उसे बार्डियक रजिस्टर कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं, अमिताभ ये कह रहे हैं कि जो आगा शाहिद अली थे वो एक उस ज़माने की कंटेम्प्रेरी पोइट्रीज़ लिखते हैं ना, हमारे ज़माने, हमारे एज में जो पोइट्रीज़ लिखी थी, सबसे अच्छी पोइट्री थी उनकी ये। और उनकी जो पोइट्री में जो लिखा था वो ही रोट टू स्पीक इन एन बार्डियक रजिस्टर, यानी कि कभी भी अमिताभ घोष जो थे, कभी भी आगा शाहिद अली थे, अपने पोइट्रीज़ में जो उन्हें लिखना रहता था अशेम होके, बिल्कुल बेशरम होके लिखते थे, यानी कि उनको किसी चीज़ की शर्म नहीं थी, ना किसी चीज़ का डर था। हमेशा हर चीज़ ब्यूटीफुली पावरफुल वे में लिखते और पोएटिक स्टाइल में लिखते थे। उनको कोई भी अपना व्यू एक्सप्रेस करने में दुनिया का डर नहीं था, और बिल्कुल फियर्सली यानी अग्रेसिवली, बहुत कॉन्फिडेंस से अपनी पोम्स में अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते थे। I knew of no one else who would ever even conceive of publishing a line like Mad Heart Be Brave. Conceive यानी form a plan or an idea in the mind. तो I कौन? अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष कहते हैं मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, ना मैं किसी को जानता था जो कभी ऐसा प्लान करेगा अपनी पोम्स में लिखने का, इस तरीके की लाइन। कैसी लाइन? मैड हार्ट बी ब्रेव, यानी दिल को पागल रखो, यानी दिल को खुश रखो, जैसा करना है जो करना है अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन बी ब्रेव मतलब बहादुर बन के जैसा करना है जो करना है करो, पागलपंती करो, जैसा करना है जो करना है करो, लेकिन अपने आप को ब्रेव रखो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। तो इस तरीके की जो लाइंस थी वो सिर्फ आगा शाहिद अली लिख सकते थे अपनी पोम्स में, और किसी को नहीं जानते थे अमिताभ घोष जो इस तरीके की बोल्ड लाइंस अपनी पोम्स में लिखे। In 1998, I quoted a line from The Country Without a Post Office in an article that touched briefly on Kashmir. तो वो कहते हैं कि 1998 में मैंने आगा शाहिद अली की जो पोम थी द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, उसमें से एक लाइन निकाली जो मैंने किसी आर्टिकल में लिखी थी जो कश्मीर को ब्रीफली टच करे, क्योंकि आगा शाहिद अली कहाँ के थे? कश्मीर के थे, मैंने आपको बताया। और भले ही वो कहीं दूसरी कंट्री में रहते थे, लेकिन अपने कश्मीर से, कश्मीर के कल्चर से, अपने रूट से बहुत जुड़े हुए थे, बहुत कनेक्टेड थे। इनफैक्ट उनकी हर पोम में जो भी वो लिखते थे उसमें कश्मीर के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ वो लिखते थे या मेंशन करते थे। At the time, all I knew about Shahid was that he was from श्रीनगर। श्रीनगर क्या है? कश्मीर का कैपिटल है, तो वो श्रीनगर से थे, बता रहे हैं वो। एंड हैड स्टडीड इन दिल्ली, और दिल्ली में उन्होंने अपनी पढ़ाई करी है। I had been at Delhi University myself, but although our time there had briefly overlapped, we had never met. तो अमिताभ घोष बता रहे हैं कि आगा शाहिद अली श्रीनगर के रहने वाले थे और दिल्ली में उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है। और बता रहे हैं अमिताभ कि मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा था, लेकिन हमारा टाइम ओवरलैप हुआ। क्या हुआ था कि शाहिद अली हैं वो कुछ साल सीनियर यानी बड़े हैं अमिताभ घोष से। तो बस ऐसा हुआ कि भाई वो सीनियर होंगे, वो जूनियर होंगे, और जब अमिताभ घोष, जब आगा शाहिद अली फेयरवेल हो गया होगा, वो उन्होंने कॉलेज कंप्लीट किया होगा, तो अभी भी वो शायद पढ़ रहे होंगे। तो वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा बहुत उनके बारे में पता था, बट वी हैड नेवर मेट। हम सेम कॉलेज में थे पर हम कभी भी हमने पढ़ा नहीं था, साथ में मिले नहीं थे हम। वी हैड फ्रेंड्स इन कॉमन हाउएवर एंड वन ऑफ देम पुट मी इन टच विद शाहिद। तो वो ये बताते कि हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स थे और उन्हीं कॉमन फ्रेंड्स की वजह से मेरी और शाहिद की फ्रेंडशिप हुई थी। In 1998 and 1999 we had several conversations on the phone and even met a couple of times। तो कह रहे 1998 में और 1999 में हमारी काफ़ी सारी फ़ोन पे बातचीत हुई और हम कुछ बार मिले भी। But we were no more than acquaintances until he moved to Brooklyn the next year। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ acquaintances थे तब तक, यानी थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानते थे, कोई बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे मैं और शायद। लेकिन जब वो ब्रुकलिन में, मेरी लोकेलिटी में 8 ब्लॉक्स दूर यहाँ पे शिफ्ट होके आया, तब जाके हमारी फ्रेंडशिप बढ़ी। हम रोज़ मिलने लगे, लंच पे जाने लगे,
तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी अच्छे तब फ्रेंड्स बने। पहले तो हम सिर्फ एक्वेंटेंसेस थे, यानी सिर्फ थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानते थे। Once we were in the same neighborhood, we began to meet for occasional meals and quickly discovered that we had a great deal in common. तो वो कह रहे थे कि जैसे हम सेम लोकेलिटी में, सेम पड़ोस में रहने लगे, तो हम लोग काफ़ी बार मिलने लगे और हमें पता चला कि हम दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, हम दोनों को काफ़ी सारी चीज़ें सेम पसंद है। By this time, of course, शाहिद कंडीशन was already serious. अब इस टाइम तक शाहिद की थोड़ी कंडीशन सीरियस थी, थोड़ी उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी, तभी तो मैनहट्टन से ब्रुकलिन शिफ्ट होके आ गए थे अपनी बहन के पास में। Yet his illness did not impede the progress of our friendship. Impede यानी became an obstacle. तो वो कह रहे हैं कि उसकी जो इलनेस थी, जो उसकी तबीयत खराब थी, वो हमारी फ्रेंडशिप को बढ़ाने में बीच में एक ऑब्स्टिकल यानी एक रोड़ा नहीं बनी, यानी कि रुकावट नहीं बनी। उसकी बीमारी थी बट फिर भी हमारी फ्रेंडशिप बढ़ती गई, हम लोग बहुत मिले, हम लोग कई बार मील्स पे जाते थे खाना खाने। We found that we had a huge roster of common friends in India, America and elsewhere. तो वो कह रहे हैं कि जब हमारी बातचीत हुई तो हमें पता चला, मुझे और शाहिद को, कि हमारे कितने सारे रोस्टर यानी लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं इंडिया में, अमेरिका में और दुनिया में कई सारी जगह में। We discovered a shared love for Rogan Josh, Roshan Ara Begum and Kishore Kumar, a mutual indifference of cricket and an equal attachment to old Bombay films. तो यहाँ पे हमको अमिताभ घोष बता रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी बातचीत हुई, हम लंच पे मिलने लगे, रोज़ मिलते थे, मस्ती करते थे, हमें पता चला कि जो शाहिद की फेवरेट डिश है रोगन जोश, इसे रोगन जोश बोलते हैं, ये एक नॉनवेज डिश है एंड कश्मीर की फेमस डिश है। तो कह रहे हैं कि शाहिद को ये पसंद था तो मुझे भी ये चीज़ पसंद थी। उन्हें किशोर कुमार के गाने, किशोर कुमार के सब म्यूज़िक पसंद था, मुझे भी किशोर कुमार का म्यूज़िक पसंद था। उन्हें रोशन आरा बेगम की पोम्स पसंद थी, मुझे भी पसंद थी। रोशन आरा बेगम कौन है? रोशन आरा बेगम शाहजहां और मुमताज़ की सेकेंड डॉटर है, यानी ये मुगल्स की प्रिंसेस थी और बहुत फेमस पोएटेस थी, कवित्री थी, कविताएं लिखती थी। तो कह रहे हैं कि जो रोशन आरा बेगम की कविताएं थी वो मुझे भी पसंद थी और शाहिद को भी पसंद थी। और एक म्यूचुअल इंडिफरेंस था, एक चीज़ जो हम दोनों को ना पसंद थी वो था क्रिकेट। मुझे भी क्रिकेट नहीं पसंद था, शाहिद को भी क्रिकेट नहीं पसंद था। और वो कह रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच थे ओल्ड बॉम्बे फिल्म से। ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स मतलब दोनों को ही बॉलीवुड की पिक्चर्स एंड मूवीज़, गाने बहुत पसंद थे। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि दोनों की बातचीत हुई दोनों की, और दोनों में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन थी, कॉमन चीज़ें पसंदीदा थी उनकी, इससे उनकी फ्रेंडशिप बढ़ी। Because of Shahid's condition, even the most trivial exchange had a special charge and urgency. Trivial का मतलब क्या होता है? The little value or importance. The inescapable pyogenics of talking about food and half-forgotten figures from the past with a man who himself was to be dying was multiplied. तो pyogenics मतलब क्या होता है? The quality of evoking the keen sense of sadness. तो यहाँ पे हमें अमिताभ घोष समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि शायद खुद एक डाइंग मैन था, उसे पता चल गया था कि उसकी डेथ होने वाली है कैंसर की वजह से। अब किसी को पता चल जाए कि मेरी डेथ होने वाली है और मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर टाइम के लिए ज़िंदा हूँ, तो आप इमेजिन कर सकते हो वो इंसान क्या फील करेगा। वो तो ये सोचेगा कि कुछ लोग होते हैं जो रो रो के अपनी बच्ची कुची लाइफ ख़त्म कर दें, लेकिन शाहिद जो थे वो बहुत एनर्जेटिक पर्सन थे, बहुत जॉली पर्सन थे। उन्होंने अपनी बच्ची कुची लाइफ को बहुत अच्छे से जिया, फुल ऑफ लाइफ, हर दिन को उन्होंने एंजॉय किया। और वो कह रहे हैं कि हमने जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने भी नहीं रखती थी, जैसे किशोर कुमार, रोगन जोश की डिश, रोशन आरा बेगम, ये सारी जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें, इनको भी हम लोगों ने ऐसे पास्ट की सब चीज़ों को निकाला और बातें करी और ऐसा लग रहा था हम लोग फुल ऑफ लाइफ हो गए हैं। और हाफ फॉरगॉटन फिगर्स यानी जो चीज़ें हमें आधी अधूरी चीज़ें याद भी नहीं है पास्ट के बारे में, वो सब चीज़ें हम लोगों ने उस कॉन्वर्जेशन में निकाली। और हमने वो डाइंग इंसान है, उसको पता है मेरी डेथ होने वाली, तो वो हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा है, हर एक चीज़ को बात कर रहा है और फुली उसके बारे में विथ एनर्जी, एंथुजियाज्म के साथ उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। In this instance, by the knowledge that this man was also a poet who had achieved greatness, perhaps the only such that I shall ever know as a friend. तो वो कह रहा है कि ये सब चीज़ों से मुझे ये पता चलता है कि खुद आगा शाहिद अली एक बहुत
ग्रेट पोएट है और उन्होंने बहुत ग्रेटनेस अचीव करी है, यानी बहुत फेमस इन्होंने बुक्स लिखी हैं, इन्होंने पोम्स लिखी हैं, इनको दुनिया जानती है। वो खुद अब मरने जा रहा है और मैं इसको एज अ फ्रेंड, मतलब वो खोना नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं अमिताभ घोष को बहुत दुख था। अब अमिताभ घोष एक दूसरा इंसिडेंस बताते हैं। वो बताते हैं, वन आफ्टरनून द राइटर सुकेतु मेहता हु ऑल्सो लिव्स इन ब्रुकलिन जॉइंड अस फॉर लंच। अब वैसे क्या होता था, अमिताभ और शायद लंच वंच के लिए जाते थे। अब एक और फेमस राइटर है जिनका नाम है सुकेतु मेहता, दिस इज हिज पिक्चर विच यू कुड सी ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड। वो कह रहे हैं वो भी ब्रुकलिन में हमारी लोकेलिटी में रहते थे, तो एक दिन वो भी हमें लंच के लिए ज्वाइन करने आए। टुगेदर वी हैच्ड अ प्लान फॉर एन अड्डा। हैच्ड अ प्लान यानी जब आप कोई सीक्रेट प्लान बनाते हो, और यहाँ पे एक हिंदी वर्ड यूज़ किया उन्होंने, बोला हम अपने अड्डा पे जा रहे थे एक सीक्रेट प्लान बना के। तो अड्डा क्या होता है? अड्डा एक वो जगह होती है, मतलब जब अब हम बोलते हैं अब दोस्त यार मिलेंगे हमारे अड्डे पे, चलो अपनी वही जगह पे चलो जहाँ मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं अमिताभ घोष, वो कहते हैं कि हमने एक सीक्रेट प्लान बनाया। क्यों सीक्रेट प्लान बनाया? क्योंकि ये जो लोग हैं, अमिताभ घोष, आगा शाहिद अली, सुकेतु मेहता, ये लोग बहुत फेमस पोएट्स हैं, फेमस राइटर्स हैं, और पब्लिकली इस तरीके से जाएंगे तो मीडिया वाले आ जाएंगे, जो जर्नलिस्ट आ जाएंगे, रिपोर्टर्स आ जाएंगे, तो हमेशा चुपचाप अपने अड्डा पे, अपनी सीक्रेट प्लेस पे जाके मिलते थे और लंच एंजॉय करते थे। बाय डेफिनेशन अ गैदरिंग दैट हैज़ नो एजेंडा। तो ये बता रहे हैं कि मैं, सुकेतु मेहता और शाहिद अली, हमने एक सीक्रेट प्लान बनाया अपने अड्डा पे जाने का, और वो जो मीटिंग थी उसका कोई एजेंडा नहीं था, यानी कि उस मीटिंग का कोई पर्पस नहीं था। हम लोग किसी स्पेशल टॉपिक को डिस्कस करने के लिए नहीं मिल रहे थे, अदर देन कॉन्विवियलिटी, यानी हम सिर्फ फ्रेंडशिप के पर्पस पे, लाइवली रहने के लिए, मस्त रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए हमने बस वो प्लान बनाया था। कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए नहीं मिले हम सब। शाहिद वॉज एंथुजियास्टिक एंड वी बिगैन टू मीट रेगुलरली। और शाहिद को बहुत अच्छा लगने लगा हम सबसे मिलना, और फिर ये तीनों रेगुलरली मिलने लगे और एंजॉय करने लगे अपने अड्डा पे। From time to time, other writers would join us. On one occasion, a crew arrived with a television camera. तो ऐसे करके सुकेतु मेहता के बाद बहुत सारे दूसरे राइटर्स भी इनको ज्वाइन करने लगे, और ये सारे लोग अपने अड्डा पे जाके मस्ती करते थे, लंच करते थे, एंजॉय करते थे। एक दिन कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने देख लिया, और क्रू यानी ग्रुप ऑफ पीपल किसी न्यूज़ चैनल से आ गए और टेलीविजन कैमरा लेके, माइक लेके आ गए इनके इंटरव्यूज़ लेने के लिए। शाहिद वॉज नॉट इन द लीस्ट बिट पुट आउट एंड सो शेमलेस, आई जस्ट लव द कैमरा। तो अब शायद यहाँ पे कैमरामैन को देख के क्या बोलता है कि मैं तो बहुत शेमलेस हूँ, मैं तो बहुत बेशरम हूँ, मुझे तो कैमरा बहुत पसंद है, आओ मेरा इंटरव्यू लो, मुझे पसंद है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो शाहिद है वो कैमरा से डरते नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत मजाकिया है, बहुत जोवियल है, उनको हर चीज़ में मस्ती चाहिए, वो इस तरीके के पर्सन थे। शाहिद हैड अ सॉर्सरर्स एबिलिटी टू ट्रांसम्यूट द मुंडेन इनटू द मैजिकल। सॉर्सरर्स का मतलब क्या होता है? सॉर्सरर्स का मतलब अ पर्सन हु क्लेम्स और इज बिलीव टू हैव मैजिकल पावर्स। एक ऐसा इंसान जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं। ट्रांसम्यूट करना, चेंज द फॉर्म, यानी किसी चीज़ को बदलना। मुंडेन का मतलब होता है लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट या डल। तो यहाँ पे अमिताभ घोष बता रहे हैं कि जो आगा शाहिद अली थे उनमें ये सॉर्सरस एबिलिटी थी, यानी ये मैजिकल क्वालिटी थी कि वो किसी भी मुंडेन या किसी भी बोरिंग चीज़ जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो लोगों को, उसको ट्रांसम्यूट कर सकते थे, यानी कि उसको क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते थे किसी बहुत एक्साइटेड सिचुएशन में या किसी बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में, हैप्पी सिचुएशन में। तो बोरिंग सिचुएशन, डल सिचुएशन को वो बिल्कुल चेंज कर सकते थे हैप्पी सिचुएशन में अपनी बातों से। तो आगा शाहिद अली बोलते कि इनके अंदर ये क्वालिटी थी, अमिताभ घोष ये बोलते थे कि इनके अंदर, शाहिद अली के अंदर ये क्वालिटी थी। Once I accompanied Iqbal, his brother, and Hina, his sister, on a trip to fetch him home from hospital. अब अमिताभ घोष यहाँ पे बताते हैं कि एक बार अमिताभ घोष इकबाल के साथ गए, जो कि आगा शाहिद अली के भाई हैं, और हिना जो कि उनकी बहन है, उनको हॉस्पिटल से रिसीव करने। ऑब्वियसली कुछ दिन वो हॉस्पिटल में होंगे आगा शाहिद अली, और अब डिस्चार्ज हो रहेंगे हॉस्पिटल से, तो ये दोनों भाई बहन और अमिताभ घोष तीनों उनको वहाँ से रिसीव करने गए। This was on 21 May. By that time he had already been through several unsuccessful operations. तो बोल रहे हैं जिस दिन हम हॉस्पिटल से लेने गए तो उस दिन 21 मई था, और उस दिन
उसके उस दिन तक, इस डेट तक उसके कई सारे ऑपरेशंस हो चुके थे। किसके? आगा शाहिद अली के। और वो सारे क्या रहे? अनसक्सेसफुल। किसी में भी कोई सक्सेस नहीं मिली उन्हें। नाउ ही वॉज बैक इन हॉस्पिटल टू अंडरगो अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट वॉज इंटेंटेड टू रिलीव द प्रेशर ऑन हिज ब्रेन। अब उन्हें फिर से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है एक सर्जिकल प्रोसीजर यानी कई सारे ऑपरेशंस के लिए, ताकि उनके ब्रेन में जो प्रेशर लग रहा है, जो ये जो ट्यूमर होगा ब्रेन में जो उनको प्रेशर दे रहा है, उससे उनको थोड़ा रिलीफ मिले यानी थोड़ा रिलैक्स मिले। इस वजह से उनके काफ़ी सारे सर्जिकल ऑपरेशंस हो रहे थे। हिज हेड वॉज शेव्ड। अब आगा शाहिद अली का हेड जो है पूरा शेव कर दिया गया, यानी उनको पूरा टकला कर दिया गया है, क्योंकि उनके सर में कई सारी सर्जरीज करनी थी। एंड द शेप ऑफ द ट्यूमर वॉज विजिबल अपॉन हिज बेयर स्कैल्प। अब उसकी जो स्कैल्प थी, जो हेड था, बिल्कुल बेयर था, बाल नहीं थे, और जो अंदर ट्यूमर था दिमाग में वो बाहर निकल के आ रहा था, और जो उसका शेप था वो ऊपर से उनके हेड पे दिख रहा था। अब इट्स एजेस आउटलाइंड बाय अ मेटल सुट्योर्स। सुट्योर्स क्या होते हैं? अ स्टिच, टाके, और रो ऑफ स्टिचेस होल्डिंग टुगेदर द एजेस ऑफ अ वुंड विद अ सर्जिकल इंसिजन। तो वो कह रहे थे कि उनके सर पे इस तरीके से ऐसे टाके लगे हुए थे, जिसमें मेटल यानी लोहे के ऐसे स्टिचेस से उनका सर को इस तरीके से बंद करा गया, क्योंकि कई सारी सर्जरीज हुई तो उनको सर को भी इस तरीके से बंद किया गया। तो आप सोच सकते हैं कितना पेन के थ्रू वो गुजरे होंगे आगा शाहिद अली। When it was time to leave the ward, a blue uniformed hospital escort arrived with a wheelchair. तो अब जहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ, जिस रूम में आईसीयू में, वहाँ से लेके उनको शिफ्ट करा जा रहा था नॉर्मल वार्ड में यानी हॉस्पिटल के नॉर्मल रूम में। तो एक ब्लू यूनिफॉर्म पहन के हॉस्पिटल का एस्कॉर्ट यानी हेल्प करने के लिए उनको वार्ड बॉय आया, व्हील चेयर लेकर आया उनके पास। शाहिद वेव्ड हिम अवे, और शाहिद ने उनको वेव्ड हिम अवे यानी कि उसको दूर हटाया और बोला कि नहीं, व्हीलचेयर हटाओ, मैं खुद चलूंगा, मैं स्ट्रांग हूँ। डिक्लेयरिंग दैट ही वाज स्ट्रांग इनफ टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन हिज ओन। उसने बोला मैं खुद चल के चलूंगा, मुझे व्हीलचेयर की जरूरत नहीं है। बट ही वॉज ग्रॉगियर देन ही हैड थॉट एंड हिज नीज बकल्ड आफ्टर नो मोर देन अ फ्यू स्टेप्स। ग्रॉगियर यानी कि वीक एंड अनस्टेडी, आप इतने वीक हो गए हो क्योंकि आप बहुत बीमार हो, और बकल्ड यानी कि बेंड एंड गिव अवे अंडर प्रेशर और स्ट्रेन, जब आप झुक जाते हो। तो वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ 1-2 स्टेप्स ही चले थे, 1-2 कदम ही चल पाए, लेकिन वो इतने वीक हो चुके थे अपनी बीमारी की वजह से कि वो अपनी नीज पे झुक के गिरने ही वाले थे बस, क्योंकि वो नहीं चल पा रहे थे। और जैसे ही वो गिरने वाले थे तो उनका जो भाई है इकबाल वेंट रनिंग ऑफ टू ब्रिंग हिम बैक ऑन द व्हीलचेयर व्हाइल द रेस्ट ऑफ अस स्टूड इन द कॉरिडोर होल्डिंग हिम अपराइट। तो उनका भाई इकबाल भागते हुए जल्दी से उनको उठाया और व्हीलचेयर पे रखा, और बाकी सब लोगों ने उनको अच्छे से व्हीलचेयर पे पकड़ के रखा था ताकि वो गिरे ना। At that moment, leaning against the cheerless hospital wall, a kind of rapture descended on Shahid. Rapture का मतलब क्या है? The feeling of intense pleasure और joy, कोई मजाक की बात बेसिकली। Descended यानी came in his mind, उनके दिमाग में आई। अब आप सोचिए इस सिचुएशन में जहाँ पे आगा शाहिद अली अभी एक सर्जरी से बाहर निकले, उनके सर पे इतने स्टिचेस हैं, 1-2 स्टेप्स ही मुश्किल से चल पा रहे हैं, व्हील चेयर पर उनको लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है, कैंसर की बीमारी से गुजर रहे हैं। उस सिचुएशन में उनके दिमाग में उस वक्त एक मजाक आया, एक जोक आया उनके दिमाग में। अब आप सोचिए कि कितने फन लविंग इंसान थे। When the hospital orderly returned with the wheelchair, Shahid gave him a beaming smile and asked him where he was from. तो आगा शाहिद अली ने वो जो हॉस्पिटल का वार्ड बॉय था उसको एक बीमिंग स्माइल से स्माइल दी, हैप्पी होकर बोला वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो तुम? वो कहता है इक्वेडर, मैं कहाँ से हूँ? इक्वेडर से हूँ। द मैन सेड। अब इक्वेडर क्या है? ये कंट्री है साउथ अमेरिका में। नाउ दिस इज द मैप ऑफ साउथ अमेरिका, और यहाँ पे आपका जगह है इक्वेडर जहाँ से वो वार्ड बॉय बिलोंग करता था। एंड शाहिद क्लैप्ड हिज हैंड्स ग्लीफुली टुगेदर एंड सेड स्पेनिश, ही क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। तो जैसे ही उन्होंने बताया, वार्ड बॉय ने बताया आगा शाहिद अली को कि मैं इक्वेडर नाम की जगह से बिलोंग करता हूँ, तो आगा शाहिद अली ने हैंड स्लैप करके बोले स्पेनिश, तुम्हें स्पेनिश आती है? मतलब वाह, वो बहुत खुश हो गई सुन के। क्यों? क्योंकि आगा शाहिद अली को स्पेनिश सीखनी थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न स्पेनिश। ये आई कौन है? कौन बोल रहा है? ये आगा शाहिद अली। वो कह रहे हैं मुझे हमेशा से स्पेनिश सीखनी थी, जस्ट टू रीड लॉका, क्योंकि मुझे लॉका की पोएम्स पढ़नी थी। अब लॉका कौन है?
लौका है गार्शिया लॉगा इन स्पेनिश, मोस्ट डीपली अप्रिशिएटेड एंड हाईली रिवर्ड पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। तो ये जो पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये गार्शिया लौका है। ये स्पेन के बहुत फेमस पोएट हैं और ड्रामेटिस्ट यानी ड्रामाज बनाते हैं। तो इनकी अगर इनकी बुक्स को और इनकी पोम्स को अगर पढ़ना है तो ऑब्वियसली आपको स्पेनिश आना ज़रूरी, क्योंकि पूरी स्पेनिश लैंग्वेज में लिखते हैं। तो आगा शाहिद अली की ड्रीम थी कि मुझे स्पेनिश लर्न करनी है ताकि मैं गार्शिया लौगा की पोम्स को और उनके काम को पढ़ सकूं। शाहिद ग्रेगरियसनेस हैड नो लिमिट। ग्रेगरियसनेस यानी कि फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ अदर पीपल एंड सोशली, यानी कि उनको शाहिद को ना हंसी मजाक करना, लोगों से बातचीत करना, सोशल रहना बहुत अच्छा लगता था। तो वो कह रहे हैं कि शाहिद की ग्रेगरियसनेस की कोई लिमिट ही नहीं थी। वो व्हीलचेयर पे बैठे बीमारी में, उस वक्त भी वो कहते हैं देयर वॉज नेवर एन इवनिंग व्हेन देयर वॉजंट अ पार्टी इन हिज लिविंग रूम। तो वो कहते हैं कि मतलब शाहिद के घर पे हमेशा जब भी जाओ, कौन बोल रहा है, मिस्टर अमिताभ घोष कह रहे हैं कि शाहिद के घर पे जब भी जाओ हमेशा वहाँ पार्टी चलती रहती थी, क्योंकि वो इतने ग्रेगरियस थे, इतने सोशल थे, उनको लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता था। I love it that so many people are here, he told me once. I love it that people come and there's always food. तो अमिताभ घोष बताते कि मुझे एक बार याद आ रहा है कि आगा शाहिद अली ने मुझसे कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब घर पे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे यहाँ, और उस वजह से बहुत सारा गुड फूड बनता है, क्योंकि हमेशा अच्छा अच्छा खाना बनता है, बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे घर पे पार्टी हो रही होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये कौन बता रहा है, ये अमिताभ घोष बता रहे हैं कि आगा शाहिद अली ने मुझसे एक बार ऐसा कहा था। I love this spirit of festivity. It means that I don't have time to be depressed. तो आगा शाहिद अली कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि जब बहुत सारे लोग आपके घर आते हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना बन रहा है, तो वो स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी, ऐसा लग रहा है आपके घर कोई त्यौहार बन रहा है, कोई फेस्टिवल बन रहा है। और इसका ये मतलब है कि मेरे पास डिप्रेस रहने का, यानी कि अपनी बीमारी की वजह से दुख मनाने का कोई टाइम ही नहीं है, क्योंकि मैं हर टाइम अपने दोस्तों के साथ अच्छा खाना खा के स्पेंड कर रहा हूँ। His apartment was a spacious and airy split level on the 7th floor of a newly renovated building. तो बता रहे हैं कि जिस अपार्टमेंट में आगा शाहिद अली रहते थे बहुत स्पेशियस था, यानी काफ़ी बड़ा था, काफ़ी स्पेस थी वहाँ पे, और एरी था। क्यों एरी यानी बहुत हवा आती थी। क्योंकि वो 7th फ्लोर पे, 7वीं मंजिल पे रहते थे, तो बहुत अच्छी हवा आती थी वहाँ पे। और वो जिस बिल्डिंग में रहते थे वो न्यूली रेनोवेटेड थी, यानी नई नई अभी बनाई गई थी। There was a cavernous study on the top floor and a wide terrace that provided a magnificent view of the Manhattan skyline across the East River. Cavernous का मतलब क्या होता है, huge, vast, बहुत जगह, जो बड़ी सी स्पेशियस जगह है। तो वो कहते हैं कि उनके घर में एक स्टडी रूम था जो बहुत कैवर्नस था, यानी कि बहुत बड़ा था, बहुत स्पेशियस था, और टॉप फ्लोर पे था। और बताते कि वहाँ से उनकी टेरेस से, उनकी छत से क्या दिखता था, बहुत शानदार ये मैनहट्टन का व्यू दिखता था। जो मैनहट्टन की जो बिल्डिंग्स है, और वहाँ पे बहुत बढ़िया लाइट्स रहती थी रात में, तो बहुत ग्लो करता हुआ दिखता था। और नीचे ये जो रिवर दिख रही है आपको, ईस्ट रिवर, वो लगी हुई थी वहीं से, उसके पास ही जॉइंट थी। तो वो कह रहे थे कि इतना शानदार व्यू उनकी स्टडी रूम की विंडो से दिखता था। Shahid loved this view of the Brooklyn waterfront slipping like a ghat into the East River under the glittering lights of Manhattan. तो बोल रहे हैं कि शायद कोई जो व्यू था अपने घर से दिखता था जो विंडो से, वो उनको बहुत पसंद था, क्योंकि यहाँ पे ग्लिटरिंग लाइट्स, रात होते ही यहाँ पे शाम में ही लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती थी, और सामने से ही जो रिवर, ईस्ट रिवर जो बह रही थी, उनको ये जो व्यू था ये बहुत अच्छा लगता था। The journey from the foyer of Shahid's building to the door was a voyage between continents. On the way up, the rich fragrance of Rogan Josh and Hark would invade the door, grey interior of the elevator. तो यहाँ पे foyer का मतलब क्या है, the entrance of the hall. जब भी आप किसी जगह में एंटर होते हो तो उसका जो एंट्रेंस होती है उसे हम कहते हैं foyer. तो अमिताभ घोष कहते हैं जब भी हम आगा शाहिद अली की बिल्डिंग में एंटर करते थे, जो उसका एंट्रेंस था, जो foyer एरिया था, वहाँ से लेके शायद के घर के डोर तक, दरवाजे तक जब तक पहुंचो, तो वो समझो एक वॉयेज, यानी एक जर्नी जैसा लगता था कि हमने बिल्डिंग से लेके उसके घर तक एक जर्नी कर दी है। और कैसी जर्नी, 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में, कि एक कॉन्टिनेंट से आप दूसरे कॉन्टिनेंट चले गए हो। ऑन द वे अप द रिच फ्रेग्रेंस ऑफ रोगन जोश, क्योंकि आप एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट में थे, वो लोग एक दूसरी जगह थे, और जैसे ही आप उसके घर के दरवाजे तक पहुंचते आपको रोगन जोश और हाक यानी कि ऐसा साग होता है,
ग्रीन स्पिनच का, पालक का ऐसे साग सूप टाइप का बनता है, उससे हम कश्मीरी डिश होती है, इसे हम हाक कहते हैं, कश्मीरी हाक। तो कहते हैं ऐसा लगता है हम किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच गए, क्योंकि उसके घर के दरवाजे के बाहर रोगन जोश की फ्रेगनेंस आने लगती है, हाक की फ्रेगनेंस आने लगती है, तो लगता है कि हम कहीं और ही पहुंच गए। इन्वेड यानी ऑक्यूपाई द डोर, डोर यानी अनफ्रेंडली, पूरी जगह को जो खुशबू थी वो ऑक्यूपाई कर लेती थी और अनफ्रेंडली स्मेल आती थी, किसकी? हींग की। ग्रे इंटीरियर ऑफ द एलिवेटर, और जो उसकी लिफ्ट थी, एलिवेटर थी उसकी बिल्डिंग में, पूरा उसका इंटीरियर ग्रे कलर का था। अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सॉन्ग्स एंड वॉइसेस दैट वर ऑलवेज echoing आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट। तो वो कहते हैं कि जब भी हम एलिवेटर में यानी लिफ्ट में होते ही थे, हमें उसके अपार्टमेंट के बाहर से, उसकी घर के बाहर से हमेशा गाने बजानों की आवाज़ें आती रहती थी, क्योंकि लोग हमेशा वहाँ होते थे, मस्ती करते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे और इन्जॉय करते रहते थे उसके घर पे। इवन द रिंगिंग ऑफ द डोर बेल हैड एन ऑडली म्यूजिकल साउंड। तो अमिताभ कहते हैं कि इनफैक्ट उसके घर की जो डोर बेल थी, जो घंटी थी, जब भी वो बजाते थे उसका भी एक अजीब सा म्यूजिकल साउंड था, जो जिसपे सब हमेशा हंसते थे। सडनली शाहिद वुड अपीयर, flinging open the door, realizing a great cloud of hing into the frosty New York air। तो वो कहते हैं जैसे ही गेट खुलता था उसके घर का, न्यूयॉर्क की फ्रॉस्टी एयर, इतनी ठंड होती थी वहाँ पे, उसमें ऐसा हींग की खुशबू फैल जाती थी। हींग क्या होता है? एसोफेटिडा, एक तरीके का मसाला होता है, एक तरीके का पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है जो इंडियन कुकिंग में यूज़ होता है। तो कहते थे कि वो हींग की खुशबू पूरी जगह फैल जाती थी न्यूयॉर्क की चिल्ड फ्रॉस्टी एयर में। Oh, how nice, he would cry, clapping his hands. How nice that you've come to see your little Muslim। अब Muslim का मतलब यहाँ पे वो एक्सेंट है उनका, Muslim का मतलब यहाँ पे मुस्लिम, मुस्लिम रिलीजन। तो वो मजाक मस्ती में कहते थे, ओ वाह, मुझे बड़ी खुशी हुई आप यहाँ आए मेरे घर में अपने मुस्लिम दोस्त को देखने। मुस्लिम यानी मुस्लिम दोस्त, उनका एक्सेंट इस तरीके से था। Invariably there had been some half dozen or more people gathered inside। तो जैसे ही अमिताभ घोष बताते हैं कि हम उसके घर में घुसते थे, अंदर हाफ अ डजन, काफ़ी मतलब 10-12 लोग तो हमेशा होते ही थे, जिसमें बहुत सारे पोएट्स होते थे, आगा शाहिद अली के स्टूडेंट्स होते थे, राइटर्स बैठे रहते थे, उसके रिलेटिव्स बैठे रहते थे। एंड इन द किचन समवन वुड ऑलवेज बी कुकिंग और मेकिंग टी, और किचन में कोई ना कोई ज़रूर होता था जो खाना या चाय बना रहा होता था उसके घर में। Almost to the very end, even as his life was being consumed by the disease, he was the center of a perpetual carnival। Perpetual मतलब never ending, forever, जो हमेशा चलता रहता है। तो अमिताभ कहते हैं कि उसको पता चल गया था उसकी डेथ होने वाली है और वो मरने वाला है, उसके बाद भी कंटिन्यूसली फॉरएवर घर पे ऐसा लगता था उसके घर पे कार्निवल, एक मेला चल रहा है, जहाँ बहुत सारे लोग हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना बन रहा है, रोगन जोश, हाक खा रहे हैं, सब खा रहे हैं ये लोग। एन एंडलेस मेला ऑफ टॉक, लाफ्टर, फूड एंड कोर्स पोइट्री, और घर पे सब पोइट्री गा रहे हैं, कविताएं गा रहे हैं एक दूसरे को, तो उसके घर पे ये मस्ती मेला जैसे चलती रहती थी। नो मैटर हाउ मेनी पीपल देयर वर, शाहिद वॉज नेवर सो डिस्ट्रैक्टेड एज टू लूज ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इवनिंग्स मील। नाउ एक क्वालिटी आगा शाहिद अली की जो है वो ये है कि आगा शाहिद अली बहुत सुपर्ब कुक थे, उनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था एंड उनको सारी रेसिपीज़ लोगों को अपनी बताना अच्छा लगता था। तो वो बता रहे हैं अमिताभ घोष की भले ही आगा शाहिद अली के घर में कितनी पार्टी चल रही हो, कितने ही लोग घर में बैठे, वो हमेशा ध्यान रखते थे कि किचन में क्या बन रहा है और जो भी बन रहा है वो परफेक्ट बने, उसमें कोई गलती ना हो। From time to time he would interrupt himself to shout directions to whoever was in the kitchen। Yes, now add the dahi now। तो भले ही वो बाहर लिविंग एरिया में सब गेस्ट के साथ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बीच बीच में से वहीं से सबको बोलते थे एक मिनट, वहीं से चिल्लाते थे, किचन में जो भी होता था उसको बोलते थे हाँ हाँ ठीक है, अब इसमें दही मिलाओ, अब इसमें ये ऐड करो, अब वो डालो। तो इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूसली देते थे क्योंकि उनको खाना हमेशा परफेक्ट चाहिए रहता था। Even when his eyesight was falling, he could tell from the smell alone exactly which stage the Rogan Josh had reached. And when the things went exactly as they should, he would sniff the air and cry out loud, आह खाना का क्या महक है। तो जब उनकी आईसाइट गिरने लगी, यानी कि जब कैंसर की वजह से उनकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम होने लगी, तो उनको दिखाई नहीं देता था कि कैसे डलना है, क्या चीज़ें डलनी है खाने में, सिर्फ जो खाने की स्मेल होती थी
किस स्टेज पे खाना पहुंचा है वो स्मेल से बताते थे कि अच्छा ओके अब इसमें ये डलना है, अब इसमें ये डलना है। तो खाने की स्मेल से वो बता सकते थे कि खाना किस स्टेज तक कुक हो चुका है। और फिर जब खाना अच्छे से बन जाता था, जब खाने की बहुत अच्छी खुशबू हो जाती थी, तो वो हवा ऐसे लेते थे और वो कहते थे खाना क्या बढ़िया बना है, कितना अच्छा खाने का महक है, क्या खुशबू है। तो इस तरीके से वो करते थे। रोगन जोश बेसिकली उनकी फेवरेट डिश थी एंड दिस इज अ कश्मीरी डिश बेसिकली। शाहिद वॉज लेजेंडरी फॉर द प्रोवेस इन द किचन। लेजेंडरी यानी कि फेमस, प्रोवेस यानी कि स्किल और एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और फील्ड। तो वो बता रहे हैं कि शाहिद बहुत फेमस था क्योंकि किचन के कामों में बहुत प्रोवेस था, यानी एक्सपर्ट था। उसको खाना बनाना और किस चीज़ में क्या डालना है क्या नहीं डालना है इस चीज़ के लिए बहुत एक्सपर्ट था, उसकी स्किल थी ये। Frequently spending days over the planning and preparation of a dinner party, it was through one such party given while he was in Arizona. तो जब भी वो अपने घर पे कोई पार्टी प्लान करते थे, उसके कुछ दिन पहले से तो वो प्रिपरेशन स्टार्ट करने लग जाते थे कि ऐसी तैयारी करनी है, वैसे करनी है। तो हर चीज़ में वो बहुत पर्टिकुलर थे। और इसी तरीके की एक पार्टी उन्होंने एरिजोना जगह पर भी दी थी। दैट ही मेट जेम्स मेरिल द पोएट हु वॉज टू रेडिकली ऑल्टर द डायरेक्शन ऑफ हिज पोएट्री। तो ये जो पूरा मैप है ये यूएसए का मैप है और यहाँ पे ये जगह है एरिजोना। तो वो बता रहे हैं कि जब आगा शाहिद अली एरिजोना में थे, वहाँ पे भी उन्होंने ऐसी एक डिनर पार्टी दी हुई थी और वहाँ पे वो किसको मिले, जेम्स मेरिल नाम के फेमस पोएट से मिले। और इनसे मिलने के बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई क्योंकि जेम्स मेरिल की जो पोएट्रीज हैं उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ा आगा शाहिद अली की पोएट्रीज पे। जेम्स मेरिल से मिलने के बाद ही it was after this encounter that he began to experiment with strict metrical patterns and verse forms. Metrical यानी कि relating to or composed in a poetic meter. जेम्स मेरिल की पोएट्रीज पढ़ने के बाद ही उनकी पोएम्स लिखने के स्टाइल में काफ़ी चेंज आया और पॉजिटिव चेंज आया। वो काफ़ी मेट्रिकल पैटर्न्स और वर्स फॉर्म्स में लिखते थे, यानी कि पैराग्राफ्स फॉर्म्स में काफ़ी चेंजेस करे उन्होंने अपनी पोएट्री लिखने के स्टाइल में। No one had a greater influence on Shahid's poetry than James Merrill. Indeed, in the poem in which the most explicitly prefigured his own death, I dream I am at the ghat of the only world, he awarded to envoy to Merrill. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आगा शाहिद अली की जो पोएट्रीज उसके ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस किसका आया, जेम्स मेरिल का। क्योंकि जेम्स मेरिल की पोएट्रीज पढ़ के उन्होंने अपना पोम्स लिखने का जो स्टाइल है वो काफ़ी चेंज किया और उन्होंने प्री फिगर्ड यानी पहले से ही उनको इंडिकेशन मिल गया था, पहले से उनको किसी चीज़ के बारे में शायद पता चल गया था अपनी डेथ के बारे में, और इसी डेथ के बारे में उन्होंने अपनी पोम में जिक्र किया है, आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। तो ये जो पोम उन्होंने लिखी है आगा शाहिद अली ने, आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, इसमें उन्होंने शायद कुछ अपनी डेथ के बारे में भी जिक्र किया। तो शायद उन्हें पहले से ही पता चल गया था, उन्हें इंट्यूशन आ गया था अपनी डेथ के बारे में। एनवॉय का मतलब क्या होता है, मैसेंजर और रिप्रेजेंटेटिव, स्पेशली वन ऑन अ डिप्लोमेटिक विजन। तो वो कहते हैं कि शाहिद को उन्होंने क्या बोला, जेम्स मेरिल ने, शाहिद हश, दिस इज मी जेम्स, द लव्ड वन ऑलवेज लीव्स। तो इस तरीके के उन्होंने मैसेजेस एक दूसरे से एक्सचेंज किए। सो चिल्ड्रन, मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। यहाँ पे मैं अपना पार्ट 1 फिनिश करती हूँ एंड पार्ट 2 को पढ़ने के लिए और पार्ट 2 समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी जिसमें हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 रहेगा। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।